हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग पेपर 13 ऑप्शनल पेपर में सेमेस्टर 4 का इशू ऑफ कंजर्वेशन एंड इन्वायरमेंटल रीजनरेशन में को पढ़ेंगे। इसके यूनिट 1 का टॉपिक इम्पोर्टेंस ऑफ नीड एंड स्कोप ऑफ इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन एंड रीजनरेशन। इसमें हम लोग इम्पोर्टेंस ऑफ नीड्स को पहले के वीडियो में पढ़ चुके थे। तो आज हम लोग जानेंगे पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र एवं उसके प्रकार। इसकी अध्ययन हम लोग आज के वीडियो के माध्यम से करेंगे। तो पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र वैश्वीकरण के इस दौर में जहाँ की विकास और प्रगति अपनी चरम सीमा पर है, जरूरी है कि हम प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करें, क्योंकि हम न सिर्फ प्राकृतिक पर्यावरण के में निवास करते हैं बल्कि जैविक घटक के रूप में पर्यावरण के एक अभिन्न अंग भी हैं। देखिए, आज के जो भूमंडलीकरण है, ग्लोबलाइजेशन के दौर में क्या होता है कि हम लोग की जो डेवलपमेंट और प्रगति एक बहुत ही चरम सीमा पर है, जिसमें पर्यावरण का बहुत ही ह्रास हो रहा है। तो उस चरम सीमा में रहते हुए भी हम पर्यावरण की रक्षा की चिंता मुझे करनी होगी, क्योंकि हम यहाँ ना सिर्फ पर्यावरण में निवास करते हैं बल्कि जैविक घटक के रूप में पर्यावरण का भी एक अभिन्न अंग भी रूप है। तो हम मानव प्राणी में सबसे ज़्यादा सभ्य और बुद्धिमान भी हैं। मानव, क्योंकि देखिए, मानव एक सामाजिक प्राणी है और सभी प्राणियों में से मानव प्राणी को क्या है, सबसे सभ्य और बुद्धिमान प्राणी के रूप में माना जाता है, जिससे अपनी बुद्धिमत्ता के दम पर सबसे ज़्यादा क्षति पर्यावरण को भी पहुंचाया है और फलतः प्राकृतिक पर्यावरण के घटकों अनुकूलन की स्थिति उत्पन्न हो गई। देखिए, बुद्धिमान होना, बुद्धिमत्ता की दम पे अनेक सारे नीड्स के अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए पर्यावरण का ह्रास कर रहे हैं, लेकिन अपनी बुद्धिमत्ता कहीं न कहीं वह क्या होता है कि वह कहीं न कहीं पर्यावरण को ह्रास करने के साथ साथ अपने आप को, अपनी आने वाली भावी पीढ़ी के लिए कुछ न कुछ नुकसान वह जरूर कर रहे हैं। तो हम विभिन्न प्रकार के पर्यावरणीय समस्या, प्राकृतिक आपदाओं से ग्रस्त भी हो रहे हैं। देखिए, विभिन्न आए दिन बहुत सारे समस्या होती है आए दिन, जिससे हमारा अस्तित्व विनाश के कगार पे खड़ा हो चुका है। तो इसी संदर्भ में यह जरूरी कि हम पर्यावरण को संरक्षित करें। पर्यावरण के लिए संरक्षण जरूरी है। हम लोग संरक्षण पर भी विशेष चर्चा कर चुके हैं। तो हम लोग इसके निम्न बिंदुओं के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्रों को समझने का प्रयास करेंगे। इसके पर्यावरण संरक्षण किन किन क्षेत्रों में या इसके प्रकार को जान के हम किन क्षेत्रों की संरक्षण जरूरी है, उसे करना चाहिए, उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे आज के वीडियो में। तो पहला पॉइंट ये इसमें है कि पारिस्थितिकी तंत्र की आधारभूत संरचना से संबंधित सभी घटकों तथा तथ्यों के संरक्षण के सभी पहलू जो हम मनुष्यों एवं प्रकृति के बीच सामंजस्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, उसकी हमको संरक्षण करना अति आवश्यक होता है। वो इन क्षेत्रों को संरक्षण, तो सब जो पारिस्थितिकी तंत्र के हम लोग नेक्स्ट टॉपिक या नेक्स्ट वीडियो में लोग इकोसिस्टम के बारे में ही पढ़ेंगे। तो उसके जो आधारभूत संरचना है, स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम या फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम के बारे में नेक्स्ट टॉपिक है, उसको लोग जानेंगे। तो इस आधारभूत में कि जैविक घटक और अजैविक घटक, जैविक घटक जो भी है उसमें मानव भी आते हैं, अजैविक घटक है कुछ, इसके हमको संरक्षण अति आवश्यक हो जाता है। इस मनुष्य और प्रकृति के बीच, मानव और प्रकृति के बीच एक सामंजस्य स्थापित करने की हम लोग को जरूरी है। देखिए, वायुमंडल, जलमंडल और स्थलमंडल की गुणवत्ता से जुड़ी सारी परिस्थितियां के संरक्षण के बारे में इन क्षेत्रों का भी संरक्षण जरूरी है। हम लोग मेन इसमें है कि स्कोप ऑफ एनवायरमेंटल कंजर्वेशन के बारे में पढ़ रहे हैं। तो वायुमंडल का संरक्षण जरूरी है, जलमंडल की संरक्षण जरूरी है, स्थलमंडल की संरक्षण जरूरी है, उनकी गुणवत्ता की हमको बचाए रखना काफ़ी जरूरी। इन क्षेत्रों को पर भी मुझे ध्यान देना अति आवश्यक होगा। वन एवं प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा से संबंधित विभिन्न कारक हमारी गतिविधियों पर भी मुझे ध्यान देना अति आवश्यक होगा। इन क्षेत्रों में भी जलवायु परिवर्तन और उत्तरदायी कारक, जलवायु जो ग्लोबल
क्लाइमेट चेंज जो हो रही है और उसके जो उत्तरदायी कारक, उसके जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आखिर क्लाइमेट जो जलवायु परिवर्तन हो रहे हैं उसके कारक को कम करना, उसके कारक पर ध्यान देना होगा। उसके संरक्षण पर मुझे विशेष रूप इन क्षेत्रों पर भी संरक्षण की बात करती है। विभिन्न प्रकार के पर्यावरणीय समस्याएं या कारण निवारण, जो विभिन्न प्रकार के पर्यावरण इन्वायरमेंटल जो प्रॉब्लम आते हैं, जैसे कभी बाढ़ आ गया, कभी स्लाइड हो रहा है, लैंडस्लाइड हो रहा है, बहुत सारे जो डिजास्टर्स आते हैं जो बीच बीच में भूकंप, उनको निवारण, उनके कारण को जानना, उनके निवारण मतलब उनकी उपाय, उनसे बचने का उपाय, इस सब चीज़ के क्षेत्रों में पर्यावरण संरक्षण की बहुत जरूरी इन क्षेत्रों के संबंध में बात करता है। पर्यावरण के विघटन एवं उनकी गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए जाने वाली विभिन्न गतिविधियां के बारे में भी यह संरक्षण की बात करती है। जैव विविधता और उनकी संरक्षण की बात करती है। भूमि एवं मृदा संरक्षण, देखिए भूमि का और मृदा संरक्षण की बात करती है। इसी का प्रकार में हम लोग आगे इसमें देखेंगे, इसी स्लाइड में, कि प्रकार में जो मुख्य संरक्षण किन किन क्षेत्रों में, उसको हम लोग कैसे हम संरक्षण करेंगे, क्या हमसे उसकी थी है, उसको जानेंगे। विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाओं जैसे खनन क्रिया, वन विनाश, शिकार इत्यादि, उससे उत्पन्न समस्याएं। जब हम लोग पारिस्थितिकी तंत्र को पढ़ेंगे या इकोसिस्टम को, सब एक दूसरे से कहीं ना कहीं एक चेन सिस्टम से, एक चक्र के रूप में हम लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, जिसको हम अगर एक को नुकसान पहुंचाते हैं तो कहीं ना कहीं हमको भी उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। हम लोग अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए वनों की कटाई कर देते हैं, जंगलों से शिकार कर रहे हैं, खनन कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बहुत सारी समस्याएं भी उत्पन्न होती है। विकास तो होता ही है, लेकिन समस्या भी बहुत विकार, इसके संरक्षण, इन क्षेत्रों में भी संरक्षण अति आवश्यक है। पर्यावरण संरक्षण से संबंधित सभी जिसमें नियम, कानून एवं व्यवस्थाएं जो की गई है उन क्षेत्रों से भी है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में वे सारी परिस्थितियां एवं गतिविधियां सम्मिलित है जो पर्यावरण की गुणवत्ता एवं हमारे जीवन की गुणवत्ता से संबंधित है। अब हम लोग इसको और स्पष्ट रूप से जानने के लिए इसकी प्रकार को समझेंगे कि कौन कौन प्रकार हैं पर्यावरण संरक्षण के, और उसमें हमको कैसे इसकी संरक्षण करनी है और कैसे है। तो पर्यावरण के संरक्षण के कुछ प्रकार हैं, जैसे जल संरक्षण। हम लोग इसके जो भी हम लोग वायुमंडल, जल मंडल, स्तन मंडल की बात किए अभी, तो जल संरक्षण, तो इसकी संरक्षण हम लोग कैसे कर सकते हैं, इससे हमको क्या सहायक होती है। तो जल संरक्षण कैसे है कि भूमिगत जल का विवेकपूर्ण उपयोग कर जल संरक्षण किया जा सकता है। तो भूमिगत जल क्या होता है, हम लोग जो भूमि के अंदर जो है पानी पीने का जो जल होते हैं, तो उसको हम लोग विवेकपूर्ण उपयोग, ज़्यादा बर्बाद ना करना, उसको ज़्यादा यूज ना करना, तो उसका जल संरक्षण किया जा सकता है। वर्षा जल को एकत्रित करके भी भूमिगत जल का संरक्षण किया जा सकता है। देखिए वर्षा का जल नली के रूप में बह जाता है, नदी से नदी से समुद्र की ओर, वो क्या होता है कि भूमि, लेकिन उसको हम लोग एकत्र करके गड्ढे का निर्माण करके समय समय पर भारत सरकार या विभिन्न योजनाओं के माध्यम से यहाँ बहुत जल को संरक्षण के लिए भी विशेष तरह की योजनाएं अभी देखते होंगे कि मनरेगा के थ्रू या किसी अन्य संस्थाओं के थ्रू डोभा का निर्माण, जहाँ पर जल का बहाव हो जाता है वहाँ पे छोटे छोटे गड्ढों का निर्माण करके, ताकि पानी का रिसाव भूमिगत भूमि में जो वर्षा के जल है वो भूमि में के अंदर चले जाए और वह फिर से जो वाटर लेवल है वह सही हो जाए। वनस्पति विनाश पर नियंत्रण जल संरक्षण को उपयोगी बनाया जा सकता है। प्राकृतिक वनस्पति जलीय चक्र को संपादित करने में सहायक होती है। देखिए प्राकृतिक वनस्पति क्या है, जलीय चक्र है कि हम लोग सब जानते हैं कि वनस्पति से ही जलीय चक्र वर्षा होती है, वर्षा का एक चक्र के रूप में है, तो वहाँ भी सहायक होती है। पुनः चक्रण द्वारा घरेलू जल की बर्बादी को कम किया जा सकता है। जैसे घरेलू जल, हम लोग घरेलू जल में क्या है, अगर हम लोग किचन में पानी का यूज करते हैं, चाहे कहीं हाथ धोने का पानी यूज करते हैं, तो उसको क्या है कि हम लोग जनरल नली में बहा देते हैं, जबकि उसको करना चाहिए कि हम लोग उसको पुनः अपने भूमिगत जल को उसको बढ़ावा दे सकते हैं कि छोटे सा जहाँ पर नली निकल रहा है तो वहाँ पे एक छोटा सा गड्ढा खोद के उसमें कुछ टुकड़े डाल के उस पानी को ऐसा ये कि पानी उस जमीन के अंदर चला जाए और फिर रिसाइकलिंग हो जाए, या फिर पानी का लेवल सही हो और पानी पीने के लायक हो जाए, तो वह बर्बाद भी नहीं हो सकता है। सूक्ष्म एवं अर्धसूक्ष्म प्रदेशों में जल की आपूर्ति महत्वपूर्ण स्रोत भूमिगत जल होता है, जिसका संरक्षण बहुत ही आवश्यक होता है। प्राकृतिक वनस्पति जलीय चक्र को संपादित करने में सहायक होती है। अपशिष्ट जल का शोधन कर पुनः उपयोगी बनाकर जल की कमी को पूरा किया जाता है। एक ही बात को इसमें अपशिष्ट जल है या पुनर्चक्रण घरेलू जल है, इसमें हम लोग इसके जल संरक्षण के बारे में हम लोग कर सकते हैं, और इन क्षेत्रों में जल संरक्षण के क्षेत्रों में भी हम लोग पर्यावरण संरक्षण
कर सकते हैं। फिर आती है मृदा संरक्षण, सॉइल कंजर्वेशन। मृदा क्या है, मिट्टी क्या है? पृथ्वी के ऊपरी परत को हम लोग मिट्टी कहते हैं, जिसका निर्माण जलवायु, जीव, भौतिक कारकों या पारस्परिक क्रियाओं के परिणाम स्वरूप होती है। तो ये मिट्टी का निर्माण की चर्चा करें तो बहुत अलग से इसका में हम लोग उतना नहीं कि मृदा है कि उसको जो हम लोग छोटे छोटे चट्टानों के टुकड़े, चट्टान के एक विघटन से, भौतिक कारकों को विघटन से जीव है, इससे तो मिट्टी का निर्माण होता है। जो ऊपरी परत है, जमीन के ऊपरी परत, पृथ्वी के ऊपरी परत को हम लोग मिट्टी के रूप में जानते हैं। दीर्घकालीन क्रियाओं के फलस्वरूप मृदा की परतें बनती है, बहुत ही लंबे समय पर एक मृदा परत बन जाती है। तो आंतरिक विधियों और शस्य कृषि अपनाकर मृदा संरक्षण को किया जाता है। यहाँ शस्य कृषि अपनाकर मतलब आंतरिक विधियों के द्वारा आप मिट्टी का अपरदन कैसे रोक सकते हैं? मिट्टी का संरक्षण, इसको जो अपरदन होती है उसका संरक्षण हम लोग कैसे कर सकते हैं? हम लोग पॉलीथीन का यूज करते हैं तो वह जमीन या कहीं पर फेंक देते हैं, तो उससे भी वह मिट्टी का जो होता है उसकी जो गुणवत्ता की खत्म कर देती है। उससे हम लोग को भी कहीं ना कहीं पर्यावरण पर प्रभाव पड़ता है। मृदा अपरदन उसके संरक्षण को हम लोग विभिन्न तरह के खेती शस्य कृषि अपनाकर, जिसको सीढ़ीनुमा खेत अपना के मृदा अपरदन को रोक कर हम लोग उसकी कर सकते हैं। आंतरिक विधियों के द्वारा, बहुत सारी विधियों के द्वारा हम इसकी मृदा अपरदन को संरक्षण को खत्म किया जा सकता है, संरक्षण को किया जा सकता है। सॉरी, मृदा अपरदन में अभी विभिन्न तरह के जो कृषि होते हैं उसमें हम लोग का कंपोस्ट खाद का उपयोग करके करना चाहिए, ना कि हम लोग केमिकल का उपयोग करना चाहिए। जैसे वो खेती करने के लिए, कृषि करने के लिए क्या होता है कि लोग रासायनिक खाद जो बाजारों में है कि रसायन बहुत तरह का केमिकल का उपयोग करके मिट्टी को बर्बाद कर देते हैं, उसकी गुणवत्ता को खत्म कर देते हैं। वह कहीं ना कहीं पर्यावरण पर भी इफेक्ट पड़ता है। उसमें हम लोग कंपोस्ट खाद का प्रयोग करें, घरेलू खाद का प्रयोग करें तो वह ज़्यादा लाभदायक होता है, पर्यावरण के लिए भी वह सुरक्षित रहता है। फिर है वन संरक्षण, फॉरेस्ट कंजर्वेशन। जो हमारे इन क्षेत्रों में हम संरक्षण के इन क्षेत्रों में हम लोग बात कर रहे हैं। वनों की कटाई नियोजित और विवेकपूर्ण ढंग से तथा वृक्षों का पुनर्रोपण कर वन संरक्षण को बढ़ावा जा सकता है। देखिए, वन की कटाई करना अगर यूज है तो कोई गुनाह नहीं है, लेकिन हाँ, उसको विवेकपूर्ण ऐसे नहीं कि अनावश्यक वनों की कटाई की जाए। लेकिन अगर आप एक पेड़ को काटने तो वहाँ 2 पेड़ लगाएं, 10 पेड़ लगाएं, इस तरह पुनर्रोपण कर वन संरक्षण को बढ़ावा हम लोग दे सकते हैं। वन संसाधन का दोहन धारणीय और पोषणीय सीमा तक कर वन के संरक्षण का विकास किया जा सकता है। जो भी उसका है, पर्यावरण संबंधी विश्वव्यापी कानून द्वारा भी वनों का संरक्षण। देखिए, बहुत सारे कानून भी बने हुए, लॉ भी बनाए, विश्वव्यापी कानून, लॉ कानून भी बनाए गए हैं बहुत सारे, जिससे भी हम लोग पर्यावरण संरक्षण को हम लोग रोक सकते हैं, मैंने पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा दे सकते हैं, उस पर ध्यान दे सकते हैं विश्वव्यापी। इससे वनों की कटाई में भी बहुत सारे कानून बने हुए हैं कि आप वन को अनावश्यक नहीं काट सकते हैं। उसके लिए आपको किसी भी जरूरत के लिए आदेश लेना हो तो यह कहीं ना कहीं हमको वन संरक्षण में, इसके लिए भी पर्यावरण के संरक्षण के लिए वन संरक्षण का एक पार्ट है जिसको हम लोग संरक्षण करना चाहिए। 4th पॉइंट है वन जीव संरक्षण, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। देखिए, वन जीवों द्वारा पक्षियों और महत्व देखते हुए सर्वप्रथम 1887 में वन पक्षियों से सुरक्षा कानून का पास किया गया। इसके बाद 1883 में स्थापित बम्बई नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के प्रयास से इंडियन बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ की स्थापना की गई। 1935 ईस्वी में अखिल भारतीय वन जीव सुरक्षा सभा को भी स्थापित कर वन जीवों की सुरक्षा की विशेष नीति अपनाई गई। सर्वप्रथम 1952 में भारतीय वन जीव परिषद की स्थापना में जीवों के अध्ययन के आधार पर 13 वन जीव दुर्लभ घोषित किया गया। 1972 ईस्वी में पारित वन्य जीव रक्षा अधिनियम द्वारा वन जीवों के शिकार, व्यापार भारत सरकार द्वारा कठोर प्रतिबंध लगाए गए। देखिए, वन्य जीव जो होते हैं उसपे भी हम लोग को बहुत सारे नियम हैं। जैसे आप हिरण को नहीं मार सकते हैं, मोर को नहीं आप मार सकते हैं। ये सब वन्य जीव, कुछ ऐसे दुर्लभ पक्षी होते हैं, दुर्लभ जीव होते हैं जो मिलना मुश्किल होता है। वो कहीं ना कहीं पर्यावरण के लिए, वनों के लिए, हमारे पारिस्थितिकी तंत्र के लिए वो बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। उन्हें आप नहीं मार सकते हैं, उनके लिए कठोर से कठोर कानून बनाए गए हैं। इसके थ्रू हम लोग भी संरक्षण कर सकते हैं। वन जीव के कठोर कानून के बारे में आप लोग थोड़ा सा है कि देखिए, हिरण के मारने पे आप लोग बहुत सारे हिरण को मारने पर बहुत सारे केस है। आपसे क्या बोलते हैं, लाइन शेरों को भी नहीं मार सकते हैं। इस तरह बहुत सारे वन जीव हैं जिनको मारना
कानूनी अपराध के रूप में माना जाता है। और लास्ट पॉइंट है जैव विविधता। जैव विविधता या बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन या डाइवर्सिटी कंजर्वेशन। जैव विविधता के आशय किसी भी क्षेत्र में देश में महाद्वीपों की अथवा विश्व स्तर पर पाए जाने वाले जीवधारियों, जीव और पौधे की जैविक रचना से कोई विविधता से है कहा जाता है। जैव विविधता की दृष्टि से भारत विश्व में 10 सबसे बड़े समृद्ध राष्ट्र में से एक है। जैव विविधता अधिनियम 2002 में स्थापना का प्रमुख उद्देश्य जैव विविधता बनाए रखने हेतु सुरक्षा और समन्वय को बढ़ावा देना था। जैव विविधता में तीव्रता से ह्रास के कारण विश्व स्तर पर सर्वप्रथम 1952 में रियो डी जेनेरो ब्राजील में संपन्न पृथ्वी सम्मेलन अगली पीढ़ियों की सुरक्षित भविष्य के लिए जैव विविधता की सुरक्षा, संरक्षण और विकास पर बल दिया गया था। देखिए, जैव विविधता हम लोग पर्यावरण की बात किए, इसमें जैव विविधता में सभी जीव है, जंतु है, पौधे हैं, सभी आ जाते हैं। इनकी संरक्षण के बहुत सारे समृद्ध राज किए गए हैं और बीच बीच में सम्मेलन वगैरह का भी आयोजित किया जाता है। जैव विविधता संरक्षण सभी, अगर जैव विविधता संरक्षण बहुत इम्पोर्टेंट में आता है। और इन क्षेत्रों में पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र जो होते हैं, इन प्रमुख क्षेत्रों में प्रमुख संरक्षण के क्षेत्र जो होते हैं, इन क्षेत्रों में करना अति आवश्यक है हमारे जीवन के लिए, हमारे आगे भविष्य की पीढ़ी के लिए, भविष्य की पीढ़ी के लिए अति आवश्यक है। अतः इसके हम लोग स्कोप को पढ़ें। आगे हम लोग इसको इकोसिस्टम स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम का नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। इसमें हम लोग देख सकते हैं कुछ लाइन है कि संरक्षण इंसानों और पृथ्वी के बीच एक सामंजस्य की स्थिति है। जो संरक्षण हम लोग कंजर्वेशन का है कि इंसान, मानव और पृथ्वी के बीच एक सामंजस्य की स्थिति है। पृथ्वी हमारी नहीं, हम पृथ्वी के हैं। यहाँ इस लाइन से क्लियर है कि हम पृथ्वी हमारी नहीं है जिसको हम जब चाहे तब उसका दोहन करें, उसका शोषण करें। हम पृथ्वी के हैं, हमें पृथ्वी के अनुसार रहना होगा, हमें पर्यावरण के अनुसार रहना होगा। पर्यावरण हमारे अनुसार नहीं रहेगा। तो इस चीज़ को हमेशा याद रखना चाहिए और विभिन्न तरह के संरक्षण पे मुझे ध्यान देना अति आवश्यक पड़ जाता है।